हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गवर्नर्स ऑफ बंगाल। देखिए, आपने सुना होगा, आपको हल्का सा आइडिया होगा कि हम वाइसरॉयज पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस आज की वीडियो में बता देती हूँ। वैसे मेन फोकस हमारा गवर्नर्स ऑफ बंगाल रहेगा आज, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद में आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद में आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड देन आते हैं वाइसरॉयज। अब इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया एंड देन वाइसरॉयज हो गया। देखिए रहता ऐसा है कि बीच में कुछ एक्ट आते हैं जिससे जो है एक कहते हैं ना कि पोस्ट का नाम चेंज होता है प्लस पावर्स जो जुरिस्डिक्शन होती है एरिया की वो चेंज होती है। गवर्नर ऑफ बंगाल मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन, उसका एरिया बंगाल को गवर्न करना था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब बंगाल में भी थोड़ा सा एरिया इधर उधर का मिला दिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया को जो रूल करते थे वो। वाइसरॉयज मतलब जो पूरा ब्रिटिश इंडिया, मतलब एक्सटेंशन काफी ज्यादा हो गई थी, है ना। तो टाइम के साथ कुछ एरियाज मिलते हैं ब्रिटिश इंडिया में, कुछ बाहर निकलते हैं, इंडिपेंडेंट होते, तो ये सब चलता रहता था। बीच में कुछ एक्ट्स आते थे जो इनकी जुरिस्डिक्शन, इनकी पावर, इनकी पोस्ट का नाम चेंज करते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 4 टॉपिक्स बनते हैं जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शॉर्ट में मैंने लिख के आपको बता दिया। बाकी हम पहले गवर्नर्स ऑफ बंगाल पढ़ेंगे, ये तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है, आज की वीडियो में। फिर आता है आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो 2 वीडियोस में रहेगा क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है, अदरवाइज आधे घंटे तक की वीडियो बन जाएगी। सो मैं 2 पार्ट्स में इसको लेकर आऊंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 हैं इन्हें हम फिर थोड़े बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इनको पढ़ते पढ़ते मुझे पता है आप लोग बोर हो जाएंगे, है ना। तो फिर उसके बाद हम 1857 रिवोल्ट पढ़ लेंगे, कुछ अपराइजिंग्स वगैरह पढ़ लेंगे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। सो डोंट वरी, बोरिंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए गवर्नर्स ऑफ बंगाल हमें पढ़ने हैं, तो ये थे सिर्फ 4, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव किसके लिए फेमस है? ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव लाए थे ना, है ना, हमने पढ़ा इनके बारे में, ये भी हम आज पढ़ेंगे। सेकंड है हैरी वेरलास्ट। अब हैरी करके तो आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, ये तो मैंने नाम खुद पहली बार देखा जब मैं बुक से पढ़ रही थी, अदरवाइज वेरलास्ट करके आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं जॉन कार्टियर, ये आपको कार्टियर करके मिलेंगे, एंड वॉरेन हास्टिंग्स, ठीक है। क्लाइव, वेरलास्ट, कार्टियर, हेस्टिंग्स 4 हैं जो गवर्नर्स ऑफ बंगाल रह चुके हैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल के साथ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, क्योंकि देखिए किस तरह से ये वाली कहानी चलती है, ये वाली कि जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होगा ना वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा वो बनेगा फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। हल्का सा आपको समझ आया होगा। आई नो इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया, बट ये बेसिक चीज थी, अगर आपको ये समझनी होगी तो फिर आगे कैसे चलेगा काम, है ना। चलिए अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, हमें पढ़ना है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए, ठीक है। तो देखिए हमें पढ़ना है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अब इनका टाइम पीरियड कि कब से कब तक ये गवर्नर रहे बंगाल के, 1757 से 60 एंड 65 से 67, इस टाइम पीरियड के बीच में ये गवर्नर रहे बंगाल के। स्टार्टेड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था 1765 में, ठीक है। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? द रूल ऑफ 2, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसको एज ए टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है काइंडली उस वीडियो को देखें। बाकी अभी मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा दूंगी यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 लाइनों में, ठीक है। सो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1765 में इंट्रोड्यूस किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। एक्चुअल में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी उसके बाद में ये चीज आई थी। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्यों हुई, उसके लिए आपको ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ना पड़ेगा, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, फिर इलाहाबाद की ट्रीटी, इलाहाबाद की संधि जिसे कहते हैं, उसके बाद आई थी ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या था कि एक ही एरिया पे 2 लोग शासन करेंगे, एक हो गए ब्रिटिशर्स, दूसरे हो गए नवाब्स। अब ब्रिटिशर्स के पास क्या पावर्स थी? दीवानी एंड निजामत फंक्शंस। दीवानी क्या होता है? कलेक्टिंग रेवेन्यूज, जो भी कर वगैरह इकट्ठे करने थे वो पावर यानी दीवानी फंक्शंस ब्रिटिशर्स के पास आ गए। दूसरे थे निजामत फंक्शंस। निजामत फंक्शंस में क्या होता है? पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस, पुलिस से रिलेटेड जो भी काम है ब्रिटिशर्स के पास आ गए। जुडिशियल यानी न्याय से संबंधित जो भी फंक्शंस हैं वो सारे भी ब्रिटिशर्स के पास आ गए। तो एक तरह से आप देख रहे हैं पैसा इकट्ठा करना, न्याय देना, पुलिस का काम करना, ये सारा काम ब्रिटिशर्स के अंडर हो गया। और जो नवाब थे, ठीक है, नवाब समझते जो रूलर्स थे, शासक थे एक तरह से, तो उनका काम क्या रह गया था? टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर।
जो प्रजा होती है, जो जनता होती है, उसमें शांति बनाए रखना, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन संभालना, और हर एक चीज के लिए जो नवाब था, ठीक है, वो डिपेंडेंट हो गया था ब्रिटिशर्स पे। तो देखिए हमने ये क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा टॉपिक था रॉबर्ट क्लाइव ने कौन कौन से काम किए अपने टाइम पीरियड में, वो हमें पढ़ना था, ठीक है। तो ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया रॉबर्ट क्लाइव ने। नहीं अगर आपको पता तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी। सेकेंड पॉइंट रॉबर्ट क्लाइव के बीच अंडर हुआ के टाइम पीरियड में हुआ, दैट ही साइंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अगस्त 1765 में हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई थी, शाह आलम II जो कि मुगल एम्परर थे, और ब्रिटिशर्स की साइड से रॉबर्ट क्लाइव। एक्चुअल में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है नवाब ऑफ अवध और ब्रिटिशर्स के बीच में भी हुई थी। एक्चुअल में ट्रीटी ब्रिटिशर्स ने दो इंडियंस के साथ की थी, एक हो गए हमारे शाह आलम II मुगल एम्परर, और दूसरे हो गए हमारे नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, आप लिख सकते हैं, पर वो अलग से है। एक इन्होंने संधि इनके साथ की है, दूसरी संधि इन्होंने नवाब ऑफ अवध के साथ की है, शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। ये भी मैंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको अलग टॉपिक पढ़ाया है, इसीलिए पढ़ाया ताकि हर एक चीज मैं इजीली आपको वहां पे सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकूं, वीडियो लंबी भी ना हो, ठीक है। थर्ड काम इन्होंने क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने, अपॉइंटेड 2 डिप्टी दीवान्स। अब देखिए पूरा का पूरा बंगाल इनके अंडर आ गया था, तो इन्होंने 2 डिप्टी दीवान्स अपॉइंट किए, एक बंगाल एरिया को देखने के लिए, एक बिहार के एरिया के लिए। बंगाल के लिए जिसको अपॉइंट किया वो थे मोहम्मद रेजा खान, और बिहार के लिए जिसको अपॉइंट किया वो थे राजा शितब राय, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव के 3 काम है, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 2 डिप्टी दीवान्स। अब अगर आप तो यही वीडियो देख रहे हो ना, तब आपको ये रटना पड़ेगा, ड्यूल सिस्टम, ट्रीटी, डिप्टी दीवान्स। अगर आपने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल देखा है ना, तो आपके लिए मजाक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना, क्योंकि वहां से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से बेस बना ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ा पहले गवर्नर के बारे में, जो कि कौन थे, हमारे रॉबर्ट क्लाइव। अब एक चीज ये इसमें रह गई ऊपर मेंशन करना, दैट ही इज कंसीडर्ड द ट्रू फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने अपना रुतबा जमाया, जो पॉलिटिकल लेवल पे अपना स्ट्रॉन्ग किया होल्ड, ठीक है, तो उसके ट्रू फाउंडर माने जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे जो गवर्नर ऑफ बंगाल आते हैं वो है हैरी वेललास्ट, ठीक है। टाइम पीरियड 1767 से 69, इनके टाइम पीरियड में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी तो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए हैरी वेललास्ट थे। 67 से 69 तक थे। बीच में अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 17, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, स्किप हो गया। 60 से 65 का जो टाइम पीरियड है, जो बीच में स्किप होता है, लेट मी करेक्ट इट, ओके। जो रॉबर्ट क्लाइव का ये वाला जो बीच का टाइम पीरियड था ना, ठीक है, उस टाइम पीरियड में भी वेललास्ट थे, यानी पहले रॉबर्ट क्लाइव बने, फिर वेललास्ट बने, फिर से रॉबर्ट क्लाइव बने, फिर से वेललास्ट बने, ठीक है। अब बैटल ऑफ बक्सर का भी एक अलग टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको वीडियो देखनी चाहिए जरूर। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल की 4 वीडियोज हैं, उन 4 वीडियोज को जरूर देखें। आपको कभी बंगाल पे कैसे होल्ड स्ट्रांग हुआ ब्रिटिशर्स का, ये पढ़ने की कहीं और से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, एक साइड पे थे इंडियन साइड, एक साइड पे थे ब्रिटिशर्स। इंडियन साइड पे कौन था, मेन मीर कासिम थे, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर थे। एक साइड पे थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स जीत गए, ये पूरे सब हार गए, ठीक है। तो पूरी की पूरी बैटल ऑफ बक्सर तो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, बट ये था कि बैटल ऑफ बक्सर वेलास्ट के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट आते हैं कार्टियर, जॉन कार्टियर, 1769 से 72 तक का इनका टाइम पीरियड था। इनके टाइम पे क्या हुआ था, बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में, ठीक है, ये आता भी नहीं है यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स का क्या है, देखिए पहले तो इनका टाइम पीरियड देखिए, 1772 से 1774 तक था। ही अबॉलिश्ड ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 1772। जो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट की थी ड्यूल गवर्नमेंट, वो इन्होंने एंड की 1772 में। अब इधर ध्यान से देखिए, वैसे वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड काफी लंबा है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे छोटा सा क्यों पढ़ा, क्योंकि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। अब लास्ट थे गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया, जिसके बाद से वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ बंगाल से बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब क्वेश्चन आए कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। यहां से क्वेश्चन आता है, इस चीज को स्किप नहीं करना, ठीक है।
तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनके बारे में अब हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत ही ज्यादा तगड़े काम किए हुए हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हमारा आपको समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने गवर्नर्स ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, राइट। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं। देन रेगुलेटिंग एक्ट आता है यहाँ पे 1773 में, और उसके बाद इनकी पोस्ट चेंज हो जाती है, ये बन जाती हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट है गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल की, यहाँ पे उनका टेन्योर है। ठीक है, तो ये सारे हैं, इन सबके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, किसके टाइम में जो है ड्यूल गवर्नमेंट एबॉलिश हुआ, किसके टाइम में नई कोई मदरसा है वो बना, तो अलग अलग चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, कोई कॉलेज बना, कोई और सिस्टम आया, तो हर एक गवर्नर जनरल जो थे उनके बारे में कुछ ना कुछ चीजें आई हैं, कुछ ना कुछ काम हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाँ, ये वाला काम कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के टाइम में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, वो हमें पढ़ना है। बट उससे पहले हमें ट्रिक देखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, विद ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि आप गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही देसी ट्रिक है जो मैंने खुद से बनाई है, और मुझे टिप्स पे याद है ये सारे, वाइस रॉयस तक मुझे टिप्स पे याद है अपनी इन्हीं लोकल ट्रिक्स के थ्रू। अब आप चाहें तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप कहीं और से कोई और ट्रिक देख सकते हैं। ठीक है, सो ट्रिक क्या है, हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे। हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे। बस हो गए सारे यार। बाकी धीरे धीरे जैसे आप करते चलेंगे ना, ये आपको ऑटोमेटिकली टिप्स पे होते चलेंगे, और टाइम पीरियड भी आपको धीरे धीरे हो जाएगा। अभी एक ही बारे में इनको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एच से वॉरेन हेस्टिंग्स, सी से कॉर्नवालिस, जे से जॉन शोर, डब्ल्यू से वेल्जली, बी से बार्लो, एम से मिंटोवन, एच से हेस्टिंग्स, ए से एमहर्स्ट, बी से विलियम बेंटिक। हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे। सो सिंपल है ना। तो बस अब देखिए, ये सारे अगर एक ही वीडियो में पढ़ने हैं ना, तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें तोड़ के पढ़ेंगे। मतलब इस वीडियो के, इस टॉपिक का मैं 2 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड करूंगी। आज हमें सिर्फ वेल्जली तक पढ़ना है, और नेक्स्ट वीडियो में बार्लो से लेकर बेंटिक तक पढ़ना है। ठीक है, तो आज का मेन फोकस रहेगा फर्स्ट 4 गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल पे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, और लास्ट विलियम बेंटिक। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, बट वो बाद की बात है। फिलहाल हम इन 4 पे फोकस करेंगे। तो अब आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। ठीक है, बार बार मैं कहती हूँ पेपर पेन उठाएं, नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपकी एंटायर प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए जो भी है, अब हमें पढ़ना है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, टाइम पीरियड सबसे पहले पता होना चाहिए। तो 1772 में ये बने थे गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और ये क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो भी पहले। ठीक है, सो 1772 में क्या था, बस वही कहानी है, जैसा जैसा लिखा है सेम एज इट इज अपने नोट्स में उतारते चलो। ठीक है, काफी बढ़िया नोट्स आपके बन जाएंगे। प्लस 1-2 लाइनें हर एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद छोड़ देना, कहीं आपको लगता है कि कोई चीज मिस हो गई है, वो आप ऐड कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कुछ मिस हुआ होगा, है ना। सो 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग्स, हेंस इन्हें हम कहते हैं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। क्यों, क्योंकि उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट आता है abolished dual system of government in 1772 which was started by Robert Clive in 1765। तो देखिए हुआ क्या था, हमने पढ़ा है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल पे ब्रिटिशर्स ने कैसे विजय हासिल की, उसमें हमने क्या पढ़ा, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, फिर हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके बाद ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, राइट। सो ये ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था कि कोई एक एरिया है, उस पर 2 लोग शासन करेंगे। जो ब्रिटिशर्स होंगे वो कर वसूल करेंगे, पुलिस के फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शंस सारे ब्रिटिशर्स के पास होंगे, और जो बच गए नवाब, उनके पास होगा एडमिनिस्ट्रेशन, पीस एंड ऑर्डर, शांति बनाए रखना पूरे दरबार में। और हर एक छोटे से छोटे चीज के लिए, पैसों के लिए, आर्मी के लिए, हर एक चीज के लिए जो नवाब था
वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गए थे। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो थी ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था 1765 में, लेकिन 1772 में इसे बंद किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंडिया एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद जो भी कहानी है वो हम अलग से है कि अभी देखिए हर एक कंट्री का अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, हेड कोर्ट। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट की सीट है न्यू दिल्ली में। आर्टिकल वाइज भी हम फिर कभी पढ़ेंगे, जब पॉलिटी फिर से स्टार्ट करवाऊंगी मैं, और लक्ष्मीकांत के थ्रू हम इस बार पढ़ेंगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत के थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करूंगी, उनके थ्रू आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे फोकस करें, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि इन्होंने और कुछ भी फाउंड किया था। क्या था? फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसको फाउंड किया था विद द हेल्प ऑफ विलियम जोन्स। ये यहां से क्वेश्चन आता है विलियम जोन्स की हेल्प से। ठीक है, ही रोट इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता विद चार्ल्स विल्किंस। जो गीता है, भगवत गीता है, उनकी जो पहली इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई थी उसकी इंट्रोडक्शन वॉरेन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विल्किंस के साथ में लिखी थी। ठीक है, हेल्प वगैरह की होगी। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया था। ही रीडिफाइंड हिंदू एंड मुस्लिम लॉज। किसने? ही कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। बार बार याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स का। कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट पेज पे भी और भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बार फिर से ट्रिक की ओर जाएं। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर एंड वेल्जली, 4 हमें पढ़ने हैं। हज चले जाओ वकार भाई, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे? सो सिंपल ना। चलिए ठीक है, अब हमारी ट्रिक भी हो गई, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में काफी पॉइंट्स भी हमने पढ़ लिए। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अभी देखिए हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है सोशल रिफॉर्म्स। इनके टाइम पे जो भी सोशल रिफॉर्म्स आए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो 1781 में क्या हुआ था, कलकत्ता में फॉर मुस्लिम एजुकेशन ओपन फर्स्ट मदरसा। ये मदरसा या मदरसा जो भी होता है ना, तो जहाँ पे मुस्लिम्स जो होते हैं इनको एजुकेशन दी जाती है, इनके अपने स्कूल्स होते हैं, है ना, वहां पे अपना इनको अपना ही सिस्टम है इनका एजुकेशन का। सो जो मदरसे होते हैं, पहला जो था वो कलकत्ता में 1781 में मुसलमानों के लिए खोला गया। कुछ सोशल रिफॉर्म्स आए उसके अंडर। नेक्स्ट आता है बनारस में संस्कृत कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ जॉनथन डंकन। जॉनथन डंकन की हेल्प से संस्कृत कॉलेज बनारस में खोला गया। और क्या हुआ था हेस्टिंग्स के टाइम में? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782। आप टेंशन ना लें, हमारी वॉर्स रह गई हैं, वॉर्स भी मैं आपको करवाऊंगी। एंग्लो मैसूर वॉर्स हमने तो ये तो कर ली है हमने, मैसूर की वॉर्स जो है। बाकी मराठा वॉर है, सिख वॉर्स जो भी है वो सब भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, बट वो बहुत ही बोरिंग पार्ट है तो उसको बीच में कभी करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम 1857 का रिवोल्ट कर लेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर लेंगे पूरा, फिर हम 1857 का रिवोल्ट कर लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद फिर थोड़ा वॉर्स वगैरह बीच में लाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 तक हुई, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 तक हुई, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784। फिर आता है एक्टिंग गवर्नर जनरल कौन रहे। अब हमने देखा होगा कि 1785 तक थे हेस्टिंग्स, तो 85 से 86 के बीच में क्या है, क्योंकि 86 में कॉर्नवालिस आए है ना, तो एक्टिंग गवर्नर जनरल रहे बीच में सर जॉन मैकफेरसन। 1785 से 86 एक्टिंग क्या होता है कि मतलब टेम्पररी बेस पे है, टेम्पररी बेस पे सारा काम करेंगे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेगा जब तक कि न्यू परमानेंट वाले नहीं आ जाते। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्टेड अगेंस्ट हिम ऑन द चार्जेस ऑफ टेकिंग ब्राइब। ब्राइब आप समझते हैं, ब्राइब होता है रिश्वत लेने के चक्कर में इन पे इम्पीचमेंट चार्जेस लगे, धोखाधड़ी के चार्जेस लगे थे, है ना। तो बस वो चार्जेस लगे थे, फिर इन पे केस चलता रहा, बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी, 7 सालों तक ट्रायल चला, देन लेटर ही वाज एक्विटेड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमने किस तरह से याद किया? हज चले जाओ, चले सी फॉर कॉर्नवालिस। ठीक है, तो सी फॉर एक तो आपने कॉर्नवालिस याद करना है, दूसरा करना है सिविल सर्विसेज इन इंडिया के फादर। सी फॉर कॉर्नवालिस, हज चले जाओ, सी फॉर कॉर्नवालिस, सिविल सर्विसेज इन इंडिया के फादर। याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अब देखिए इनका टाइम पीरियड सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1786 से 1793 तक था, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट वाज स्टार्टेड इन बंगाल। इनके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में स्टार्ट की गई थी, जिसे हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। मैंने आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ाया था, उसमें जमींदारी, रियोतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम तीनों पढ़ाए थे। किसने स्टार्ट किए, कौन से साल में स्टार्ट हुए, किसमें क्या सेटलमेंट होती है, सब कुछ पढ़ाया है। नहीं आपने वीडियो देखी है तो अभी जाके वो वीडियो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज। लॉज को कोडिफाई करने वाले पहले पर्सन थे 1793 में। एंड दिस कोड सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो ये रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन था ये अलग किया, जो न्याय का प्रशासन था वो अलग किया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। लेटर ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट इन्होंने क्रिएट की। ही इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में सिविल सर्विसेज के फादर माने जाते हैं। इनिशियली स्टार्टेड इन बंगाल। स्टार्टिंग में जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था ना, ये सॉरी इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड में ही होता था। लेकिन सोचने वाली बात है कि इंडिया के लिए सिविल सर्वेंट्स जो है खोजे जा रहे हैं, उसका टेस्ट हो रहा है और वो इंग्लैंड में जाके हो रहा है। तो बाद में ये इंडिया में होना भी स्टार्ट हुआ था। ये हम इंडियन सिविल सर्विसेज एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट ICS, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। 1863 में कौन बने थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई, 1786 से 92। इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम 1792, ठीक है। एंड अंडरटुक पुलिस रिफॉर्म्स, बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स भी यहाँ पे आए हैं ना, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बस आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सोचने वाली बात है कि अगर आपको नहीं पता कि जैसे कि ये है परमानेंट सेटलमेंट कब आया है ना, आपको नहीं पता, तो आपको ये तो पता है कि 1793 में आया था। तो देखिए उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वैसे करके आप थोड़ा तुक्का मार के भी टिक कर सकते हैं अगर आपको ईयर्स याद है ना। बस इसी के साथ हमारा ये वाला पेज भी हुआ कंप्लीट। तो हमने ट्रिक क्या की, हज चले जाओ, हज हो गया, चले हो गए, जाओ से आता है जॉन शोर। तो अब हमें नेक्स्ट पेज में पढ़ना है जॉन शोर के बारे में। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए ये जो पॉइंट्स है ना आपको स्पेक्ट्रम में भी सारे नहीं मिलेंगे, स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिए हैं। मैं पुरानी एडिशन की बात कर रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास 2-3 साल पुरानी बुक है, अभी तो एक एडिशन नया आ गया है ना। बट अगर आपके वो रेड वाली मरून वाली बुक है, ठीक है, वो वाला एडिशन है, तो उसमें भी आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। तो बेटर होगा कि आप यहीं से नोट्स बनाएं, काफी बढ़िया नोट्स आपके बन जाएंगे। और ये नोट्स हमेशा के लिए होते हैं जब तक कि एग्जाम क्लियर नहीं होता है ना। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, 4-5 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनके नोट्स आपको जरूर बनाने चाहिए। बाकी आपका एंशिएंट मिडिवल हो गया, थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, बट आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है। एंशिएंट मिडिवल से भी उतने ही क्वेश्चंस आते हैं जितने मॉडर्न से आते हैं। हम एक्चुअल में करते क्या है, मॉडर्न है भी इजी तो मॉडर्न पढ़ते हैं और हो गया, पर अब वैसा नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए जो भी है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने एग्जाम को, जिस पे एग्जाम पे आप फोकस कर रहे हैं उस पे फोकस करके जो है आप बढ़िया से नोट्स बनाएं, अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है हज चले जाओ, जे से जॉन शोर। टाइम पीरियड है 1793 से 98 तक का। छोटे से पॉइंट्स आते हैं इसमें 2-3, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्लान्ड इंपॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग द परमानेंट सेटलमेंट। देखिए परमानेंट सेटलमेंट को प्लान करने का जो मेन क्रेडिट है ना वो जॉन शोर को जाता है, ठीक है। He introduced first charter act 1793। 1793 का पहला चार्टर जो है वो पास हुआ था सर जॉन शोर के टाइम में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। एंड ही इज फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। कहीं पे कहाँ जो मर्जी हो, इंडियन रूलर्स के बीच में कहीं इंटरफेयर नहीं करते, तो ये पॉलिसी इनकी बड़ी ज्यादा फेमस हुई थी, ठीक है। अब जॉन शोर के बारे में पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं हज चले जाओ वकार, WKAR है ना, वकार से वेल्जली करके याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड वेल्जली आ गए 1798 से 1805, 1805 तक। अब इनके बारे में पढ़ना है। सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, जो बाकी के हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बच गए उनके बारे में, ठीक है। तो बस फिर से कहूंगी नोट्स बनाए, अपनी स्टडीज पे फोकस करें। नाउ लॉर्ड वेल्जली जो हैं ऑल्सो कॉल्ड एज लॉर्ड मॉर्निंगटन के नाम से भी जाने जाते हैं। स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस इन 1798। देखिए ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने स्टार्ट किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में। और एंड कब हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया 1772 में। वैसे ही सब्सिडरी अलायंस 1798 में लॉर्ड वेल्जली ने स्टार्ट किया था। ए स्टैंड्स फॉर आर्मी,
हु वॉज फर्स्ट टू एक्सेप्टेड? निजाम ऑफ हैदराबाद ने 1798 में से एक्सेप्ट किया था। और लॉर्ड वेल्जली के टाइम में क्या हुआ था? 1 मिनट। आई होप आपको सब्सिडियरी अलायंस पता है क्या होता है। इस सब्सिडियरी अलायंस के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई, ताकि बीच में जब वर्ड्स आते हैं तो आपको टेंशन ना हो कि क्या चीज आ गई, कोई नया फंडा आ गया है ना। थोड़ा सा बता देती हूँ। सब्सिडियरी अलायंस, ए माने आर्मी। इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है एक एग्रीमेंट होता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं इंडियन रूलर्स के साथ। उसके अंदर क्या होगा कि इंडियन रूलर्स को अपनी आर्मी को डिसॉल्व करना होगा और वो ब्रिटिशर्स की आर्मी को अपने जो दरबार है वहां पे रखेंगे। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ा, जो लोकल आर्मी थी, जो इंडियन रूलर्स की आर्मी थी, उसमें जो भी सैनिक थे वो सारे बेरोजगार हो गए, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के पास पैसा नहीं रहा, लोगों में एक तरह से कहते हैं ना कि गुस्सा पनपने लगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी रखी, तो अब क्या होगा, ब्रिटिशर्स ने आर्मी रखी तो जो इंडियन रूलर्स हैं उनको उस आर्मी का खर्चा, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, उनके औजार, उनके वेपन्स, हर एक चीज का खर्चा देना होगा। अगर वो खर्चा नहीं देते हैं तो अपनी जो जमीन है, अपनी जो टेरिटरी है, उसका थोड़ा सा पार्ट उनको देना पड़ेगा। किसको? ब्रिटिशर्स को। अब सोचने वाली बात है कि इंडियन रूलर्स क्यों रखेंगे ब्रिटिशर्स की आर्मी, जब उनके पास अपनी बढ़िया आर्मी है, लोगों के पास जॉब है, पैसा है, तो वो बाहर से ब्रिटिशर्स की आर्मी क्यों लाएंगे? इसका भी बहुत बड़ा फंडा है कि ब्रिटिशर्स वादा करते हैं कि अगर आप हमारी आर्मी अपने पास रखते हो, अगर हमारी आर्मी आपको सर्व करती है, तो पहली चीज तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके मैटर्स में, और दूसरा कि कोई भी अगर बाहर से अटैक करता है तो हमारी आर्मी जो आपके पास है वो तो आपके लिए लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन हम भी अपनी आर्मी देंगे आपसे लड़ने के लिए। इससे क्या होगा, इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्शन फील हुई कि अरे ब्रिटिशर्स हमारा साथ देंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ब्रिटिशर्स तो वैसे ही सुपीरियर थे, नेवल सुपीरियरिटी थी, हर चीज में सुपीरियर थे, वेपन्स में, औजारों में, हर चीज में सुपीरियर थे। तो इनको लगा कि नहीं, इनका रखना चाहिए हमें आर्मी सिस्टम अपने पास, लेकिन इंटरफेयर नहीं करेंगे अपने इंटरनल मैटर्स में। ये सिर्फ बोलने की बातें थी। एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है हर टाइम दरबार में होता था, जो कि ये देखता था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई अलायंस तो नहीं बना रही है। वन मोर थिंग, कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं, आप किसी के साथ संधि नहीं कर सकते हैं, कोई जो है प्लानिंग नहीं कर सकते ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि हर टाइम ब्रिटिश रेजिडेंट आपके दरबार में होगा। अब अगर कोई भी मैटर डिस्कस हो रहा है, वहां पे ब्रिटिश रेजिडेंट है, तो ऑब्वियसली वो अपनी एडवाइस भी देगा, और कोई ब्रिटिशर अपनी एडवाइस देगा ब्रिटिशर्स के हित में ही देगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा फंडा था। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके जो कि मैंने सब्सिडियरी अलायंस में समझाए हुए हैं। यहाँ थोड़ा मैं डेप्थ में चली गई बहुत ज्यादा समझाने के लिए, तो आप वो वाली वीडियो देखें, वहां बढ़िया एक पेज पे मैंने बढ़िया नोट्स बनाए हैं, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, और लॉर्ड वेल्जली के टाइम में क्या क्या हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 लॉर्ड वेल्जली के टाइम में हुई थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में लॉर्ड वेल्जली के टाइम पीरियड में हुई थी। 1800 में फोर्ट विलियम्स कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज 1800 में लॉर्ड वेल्जली के टाइम पीरियड में बनाया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इनके टाइम पीरियड में मद्रास प्रेसिडेंसी भी बनी थी। ही कॉल्ड हिमसेल्फ लायन ऑफ बंगाल। बंगाल का लॉयन इन्हें कहा जाता था, इन्हें बंगाल लाइन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, आपने बस ध्यान रखना है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है, बाकी फल तो फिर ऊपर वाला खुद देगा। नहीं, चलिए, तो बस इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। ठीक है, पहले 4 हज चले जाओ वकार तक हमने पढ़ा। बाकी पूरी ट्रिक क्या है, हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम हो आप बोलो जाओगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल के बारे में। तो देखिए, विद ट्रिक मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इन सबको याद कर सकते हैं, क्योंकि इनका सीक्वेंस में याद होना जरूरी है। ठीक है, पहले 4 गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल हम पढ़ भी चुके हैं। नहीं आपने वीडियो देखा है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री हैंडरिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो से पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, यानी इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। आज हमें पढ़ने हैं ये लास्ट वाले 5। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो मेन था वो हमने पहले 4 में कवर कर लिया है। अब 2-2 पॉइंट्स आते हैं सबके बारे में, फटाफट से वीडियो फिनिश हो जाएगा। तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स अपने मेंटेन करते रहें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, एक बार हम अपनी ट्रिक को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल हम पढ़ रहे हैं, याद रखना है गवर्नर्स ऑफ बंगाल अलग हैं, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल अलग हैं। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ बंगाल मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल का पहला क्वेश्चन आता है, कौन थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स, और लास्ट विलियम बेंटिंग। ठीक है, ट्रिक क्या है, हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम हो आप बोलो जाओगे। हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम हो आप बोलो जाओगे। सो एच से हेस्टिंग्स,
सी से कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जाओ से जॉन शोर, डब्ल्यू से वेल्जली, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था, बी से बार्लो, यहां से हम पढ़ेंगे, एम से मिंटो वन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, एच से हेस्टिंग्स, ए से एमहर्स्ट, बी से बेंटिक। तो बार्लो से लेके बेंटिक तक आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। सर जॉर्ज बार्लो, टाइम पीरियड है 1805 से 1807 तक। अब देखिए 1806 में क्या हुआ था, हम पढ़ते क्या है, हर एक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनके टाइम पीरियड में कोई चीज जो कि फेमस हो, जहां से क्वेश्चन बनता है, जिसका हमें पता होना चाहिए, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो सर जॉर्ज बार्लो का टाइम पीरियड था 1805 से 1807, तो उसके बीच में 1806 में हुई थी वेलोर म्यूटिनी। वेलोर जो है तमिलनाडु में स्थित एक जगह है, और इस टाइम पे गवर्नर जो है उस एरिया के वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन थे वैसे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में ट्रांजिशन कैसे होता है वो भी हम पढ़ेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल हम वेलोर म्यूटिनी के बारे में पढ़ रहे हैं। सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में 1806 में तमिलनाडु में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, ये है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वेलोर म्यूटिनी जो थी, this was the first instance of a large scale and violent mutiny by Indian sepoys against East India Company। जो इंडियन सैनिक थे उनके द्वारा ब्रिटिशर्स के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके अगेंस्ट किया गया पहली वायलेंट म्यूटिनी, पहला हिंसक जो विद्रोह है आप कह सकते हैं, वो था लार्ज स्केल का। इमीडिएट कॉज, अब वेलोर म्यूटिनी होने का रीजन क्या था, ये जो विद्रोह हुआ कुछ रीजन तो होगा, तो इमीडिएट कॉज ये था कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये सारे इंडिया में, तो आपको पता है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हर एक धर्म के लोग रहते हैं, सभी एक दूसरे को वाइडली रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, उनको कहा गया कि आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर सकते अगर आपको सैनिक बनना है, आर्मी में आना है। कैसे, वो हम देखते हैं। हिंदुओं को क्या कहा गया, prohibited from wearing religious marks on their foreheads while on duty। देखिए साउथ इंडिया में वो व्हाइट सा वो तिलक लगाने का रिवाज है ना, आपको अगर आप साउथ इंडिया से हो आपको पता होगा, वो सर पे माथे पे लगाते हैं, है ना, व्हाइट सा। तो वो था कि हिंदुओं को मना था कि आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते अपने माथे पे, अपने फोरहेड पे, जब आप ड्यूटी पे हैं। तो इससे उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो गए, क्योंकि देखिए धर्म के नाम पे तो आप नहीं ऐसे बैन कर सकते। वैसे ही मुस्लिम्स को कहा गया रिक्वायर्ड टू शेव देयर बियर्ड्स, अपनी दाढ़ी कटवानी है, वो आपको पता है मुस्लिम्स जो कटर मुस्लिम होते हैं वो नहीं कटवाते हैं। सिक्स में कहा गया कांट वियर टर्बन्स, आप पगड़ी नहीं पहन सकते, जो सरदार पहनते हैं पगड़ी उसको पहनने से मना कर दिया, वो भी उनका धार्मिक है, नहीं कर सकते। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे सर जॉर्ज बार्लो। 1806 में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है जॉर्ज बार्लो के बारे में, एक ही चीज है कि वेलोर म्यूटिनी हुई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम से आ गया मिंटो वन, भाई से आ गया बार्लो। हज चले जाओ वकार भाई हमने पढ़ लिया, मुस्लिम अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम फॉर मिंटो, एम फॉर मिंटो। सो जो लॉर्ड मिंटो वन थे, इनका टाइम पीरियड था 1807 से 1813 तक का। इनके टाइम में भी दो चीजें हुई हैं, वो हम फटाफट से पढ़ेंगे। हमारा ये वाला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बट इससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, ओके। सो पहला पॉइंट आता है लॉर्ड मिंटो वन में, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो अमृतसर की संधि थी 1809 में हुई थी, वो जो है लॉर्ड मिंटो वन के टाइम में हुई थी। किसके साथ, विद सिख रूलर रणजीत सिंह। एक टॉपिक आता है सिखिज्म का, ठीक है, कई बार वो कई बुक्स में मिडिवल में दिया है, बट मैं मॉडर्न में आपको पढ़ाऊंगी। सो 1857 का रिवोल्ट है हमारा अगला टॉपिक। उसके बाद हम सिखों के बारे में भी पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम 10 सिख गुरु पढ़ेंगे, फिर हम 6 साफ्टे गुरु पढ़ेंगे, है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग है। वो भी 2-3 या 1-2 वीडियोज बनेंगी, 2-3 वीडियोज वो कवर अप करवा दूंगी मैं, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उसमें हम फिर ये ट्रीटी आती है, वहां मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, या मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। 1809 में हुई थी। जो सिख रूलर थे रणजीत सिंह, उनके साथ में हुई थी। एक बिचौले का काम, मीडिएटर का काम चार्ल्स मेटकाल्फ ने किया था। और इस ट्रीटी के अनुसार सतलुज वॉज मेड द बाउंड्री बिटवीन द टू, सतलुज नदी बनी बाउंड्री, एक साइड पे रणजीत सिंह यानी सिख और एक साइड पे कौन, ब्रिटिशर्स हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड मिंटो वन के टाइम में क्या हुआ, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज पास्ड विच एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ब्रिटिशर्स की जो मोनोपोली थी इंडिया में व्यापार की, वो खत्म हो गई। चार्टर एक्ट 1813 जो है वो लॉर्ड मिंटो वन के टाइम में पास हुआ था, ठीक है। सो इस पेज में हमने कौन कौन से पढ़े, 2 पढ़े हमने, एक हमने पढ़ा सर जॉर्ज बार्लो, एक पढ़ा लॉर्ड मिंटो वन। हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम हो आप,
हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट 2 बच गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है बोलो जाओगे यानी बेंटिक, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से कहूंगी, देखिए वीडियो के साथ में नोट्स बनाए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, क्योंकि एक बार नोट्स बन गए तो दूसरी बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कहां से पढ़ूं, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। टाइम पीरियड 1813 से 1823 तक का। इनके टाइम में क्या हुआ था? एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी 1814 से 1816 तक, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ संगोली। उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या याद करना है ना, इंट्रोड्यूस द रेवतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास 1820 में विद थॉमस मुनरो द गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आई थिंक मैंने रेवतवाड़ी सेटलमेंट में नहीं लिखाया है, फटाफट से अपने नोट्स में जाए, वहां पे लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम लिखे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द बंगाल टेनेंसी एक्ट 1822। टेनेंसी होता है जमीन से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड एक्ट। तो ये पास हुआ था 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। इस एक्ट के हिसाब से क्या था? बाय विच द कल्टिवेटर्स हैड हेरिडिटरी राइट ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेंट। जो कल्टिवेटर्स हैं, जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जब तक वो जमीन का रेंट पे कर रहे हैं तब तक जमीन पे पूरी तरह से उनका अधिकार है। यह था बंगाल टेनेंसी एक्ट 1822 का। सो लॉर्ड हेस्टिंग्स का इंपॉर्टेंट है कि रेवतवाड़ी सेटलमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी और बंगाल टेनेंसी एक्ट इनके टाइम में आया था। दो चीजें इंपॉर्टेंट, बाकी वॉर्स तो आप टाइम के हिसाब से, जब आपको धीरे धीरे इनका टाइम पीरियड याद हो जाएगा ना, वॉर्स का भी टाइम पीरियड याद हो जाएगा, तो आप रिलेट करके फिर वहां पे टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था 2-2 मिनट का है, 1-1 मिनट का, इवन 1-1 पॉइंट रहते हैं अब, है ना। तो हज चले जाओ वकार भाई, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे। ए से एमहर्स्ट, बी से बेंटिंक, जाओगे लास्ट वाला कुछ नहीं है, ठीक है। सो लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक रहे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके टाइम में हुई थी फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से 1826 तक, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ गंडाबू 1826 में। नेक्स्ट आता है विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक एक तरह से लास्ट है, ठीक है। 1828 से 1834 तक विलियम बेंटिक रहे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज पास ड्यूरिंग हिज टाइम, जिसे हम सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहते हैं। ये जो चार्टर एक्ट है ना 1833 का, रट लेना इसको। पहले क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में, जिससे गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब चार्टर एक्ट हुआ पास 1833 में, जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी के साथ विलियम बेंटिक हो गए हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये चीज यहाँ पे लिखी है, शॉर्ट में मैंने लिखा है। अब देखिए जो विलियम बेंटिक है ना, इनके टाइम में भी काफी ज्यादा चीजें हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जब भी मैं पढ़ाऊंगी। अब मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बोर भी हो गए होंगे इस टॉपिक से। गवर्नर्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल सेम हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैं 1857 का रिवोल्ट उठा रही हूँ, ठीक है, उसकी स्टडी कर रही हूँ, तो उस पर नोट्स बनाऊंगी, देन उसको पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम पढ़ लेंगे फिर सिखिज्म पढ़ लेंगे, या फिर हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाइस रॉयज भी आते हैं, फिर चेंज होते हैं वाइस रॉयज में। वाइस रॉयज भी काफी ज्यादा है, तो हम साथ में नहीं पढ़ेंगे गवर्नर ऑफ जो आते हैं ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉयज, हम साथ में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे और बढ़िया से आपके नोट्स भी बन जाए, ठीक है। तो अब देखिए पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? स्टार्टिंग में रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? बताएं, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ, जिसके बाद से क्या हुआ, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? विलियम बेंटिक। क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ, जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड विलियम बेंटिक बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप मैंने जो बोला ना इतनी देर से आपने समझा है, आपने सुना है। वैसे नहीं वीडियो पॉज करिए और चुपचाप नोट्स बनाते रहे, सबसे बेकार तरीका है, वो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि लिखा मैंने कम होता है, बताती मैं ज्यादा हूँ उसके बारे में, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।